बिहार में देश के दूसरे हिस्सों की तरह कोरोना से बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सीजन, दवा की कमी है। इन सब से निपटने के लिए जहां एक तरफ डॉक्टर्स लगे हैं, मेडिकल बिरादरी लगी है, वहीं समाज सेवी भी जी जान से जुड़े हैं। कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगा है, कोई प्लाज्मा के इंतज़ाम में लगा है, कोई खाना पहुंचा रहा है, कोई अंतिम संस्कार में मदद कर रहा है। मगर ऐसे मददगारों को क्या दिक्कत हो रही है, सरकार को उन्हें क्या मदद देनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद ने बात की चार ऐसे ही समाज सेवियों से। इनमें शामिल हैं मुकेश हिसारिया जी, जो पटना में ब्लड डोनेशन के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त वे कोरोना पीड़ितों की मदद में लगे हैं। इनके साथ हैं अमित राज, कोरोना पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था में लगे हैं। गया से फैयाज़ खान हैं, जो वहां ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाने में मदद कर रहे हैं। साथ ही जमात इस्लामी हिंद बिहार के शौकत अली हैं, जिनकी संस्था इस पूरे कोरोना काल में मदद पहुंचा रही है। आइए देखते हैं बातचीत के खास हिस्से। नमस्कार, आदाब। बिहार लोक संवाद के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप सबका हम लोग आज कोशिश करेंगे यहाँ पे जानने के लिए कि बिहार में जो कोरोना की मार है उससे निपटने के लिए, उससे जो परेशान लोग हैं उसकी मदद करने के लिए जो समाज सेवी हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कैसी मदद वो करना चाहते हैं, कैसे वो सरकार से मदद चाहते हैं। इसकी जानकारी के लिए आज हमारे पास पटना से 3 मेहमान हैं और एक मेहमान गया से हैं। पटना से मुकेश हिसारिया जी हैं, आप सब जानते हैं इनको। ब्लड डोनेशन के लिए इनका पूरा नाम है पूरे बिहार में और बाहर भी। साथ में अमित राज अकेला जी हैं, इनका भी समाज सेवा में काफी हाथ है और इस वक्त ये काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए जो कोरोना से किसी न किसी तरह से परेशान हैं। पटना से शौकत अली साहब हैं, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से काम कर रहे हैं। ये काफी फोन अटेंड करते हैं और आपको बता दें कि ये खुद क्वारंटीन में है। इधर मुकेश हिसारिया जी की मौसी भी बीमार हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं लगातार के लोगों की भी मदद करें और घर को भी देखें। साथ में फैयाज खान साहब हैं जो गया से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि गया में इस वक्त कोरोना की बहुत ज्यादा परेशानी कोरोना से है। पटना के बाद शायद सबसे ज्यादा परेशानी, हालांकि वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है। फैयाज साहब भी ऑक्सीजन की सप्लाई के अलावा और दूसरी तरह से भी लोगों की मदद करने में लगे रहे हैं। सबसे पहले मुकेश हिसारिया जी के पास चलेंगे। मुकेश भाई, आपके पास आमतौर पर किस तरह की मदद की कॉल आती है, फोन आते हैं आपके पास? सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार। आज समी भाई आपने ये मौका दिया है और आज की तारीख में जो स्थिति है, हम लोग असहाय की मुद्रा में खड़े हैं। हम लोगों के पास लगातार 150, 200, 300 कॉल आ रहा है। आज तक वालों ने, ललन टॉप ने बिना वेरीफाई किए हम लोगों का नंबर डाल दिया है, जिस वजह से काफी जिस हिसाब से लोग जिस उम्मीद के साथ फोन कर रहे हैं, उन उम्मीदों पे हम लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। एब्रॉड से, खाली इंडिया के बाहर से डेली 10-15 कॉल आ रहे हैं। उसमें सिर्फ हम लोग को लग रहा था कि हम लोग कैसे मदद कर पाएंगे। लोग सिर्फ प्लाज्मा मांग रहे हैं। आपके माध्यम से, हम आप समय कम है, हम एक छोटा सा विवरण आपके सामने देना चाहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी आईसीएमआर के गाइडलाइन में आईसीएमआर ने साफ साफ कह दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी इंडिया में सक्सेस नहीं है। बावजूद जो पेशेंट होते हैं उनके अटेंडेंट के पास एक ऑप्शन होता है कि हमारा पेशेंट सीरियस है, तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्टर साहब एक चांस लेके देख ले। प्लाज्मा, हमारे यहाँ कोविड आया है 15 मार्च के बाद। एक सिंपल कैलकुलेशन है समी भाई कि 15 मार्च के बाद, अगर एक उदाहरण के तौर पर 15 मार्च को अगर कोई एक आदमी को कोविड होता है, अगर 31 मार्च को वो निगेटिव होता है, उसके 28 दिन के बाद वो देने की स्थिति में होगा। इसका मतलब 30 अप्रैल हो गया। आज 5 मई का दिन है। आप सोचिए डोनर कहाँ से आएगा। लोग प्लाज्मा के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। डोनर ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास डेली सैकड़ों कॉल आ रहे हैं। हम लोग असहाय की मुद्रा में, इसलिए हम लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे आपके माध्यम से जो लोग जान रहे हैं उनको ये सूचना पहुंचा देंगे, प्लाज्मा की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा के लिए पटना में 4 केंद्र हैं, आईजीएमएस, पारस, जयप्रभा और एम्स। इन 4 जगह पे ही आपको जाना होगा। आजकल क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा के लिए आपको पीएमसीएच भेज देंगे, प्लाज्मा के लिए एनएमसीएच भेज देंगे, प्लाज्मा के लिए रेड क्रॉस भेज देंगे, ताकि 4 चक्कर मारने के बाद आप उसको बोलेंगे कि आप 50,000 रुपए मिला के दे दो, और वो क्या करेगा, जो ब्लड से प्लाज्मा निकलता है वो प्लाज्मा 500 रुपए में ब्लड बैंक से लेके आपको 50,000 रुपए में दे देगा। तो आपके माध्यम से ये बता रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए सिर्फ 4 सेंटर है जहां से प्लाज्मा निकालने की व्यवस्था है। ये सही पहला। बात है मुकेश दूसरा, भाई। जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, जी 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 जी, हाँ मुकेश भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हाँ थे, आप बताइए। बताएं आप। अब हम लोग ये प्लाज्मा थेरेपी की बात आपसे क्लियर हो गया।
दूसरा, हम लोग दवाई के लिए हमारे पास कॉल आ रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। जितने बड़े डॉक्टर हैं पटना में, जिनको हम लोग जानते हैं, उनसे हम लोगों ने राय लिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पिछले 80-90 साल से भारत में निमोनिया के काम में आता है, ये कोई कोरोना का इंजेक्शन नहीं है। और डॉक्टर बताते हैं कि अगर कोविड पॉजिटिव होने के 5वें दिन से अगर ये इस इंजेक्शन का डोज चालू हो जाए तो ये संक्रमण को कम करता है, न कि खत्म करता है। अगर चेस्ट में इंफेक्शन है उसको कम कर सकता है या उसको राहत दे सकता है, ये कोविड का इंजेक्शन नहीं है, और लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। अभी आपके माध्यम से एक जरूरी सूचना चली जाएगी लोगों तक। अभी हमको कहते हुए डर नहीं लग रहा सनी भाई, कि यहाँ पे पटना में क्या हो रहा है कि पेशेंट के अटेंडेंट पैनिक है, और उनका पैनिक होना लाजिमी है, उनका पेशेंट सीरियस है इसलिए लाजिमी है। लेकिन हॉस्पिटल वाले क्या है, एक एक हॉस्पिटल में 40 पेशेंट है, डॉक्टर एक है, और कभी समी भाई का फोन आ रहा है, कभी मुकेश का फोन आ रहा है, कभी मोहन का आ रहा है, कभी सोहन का आ रहा है, कभी रिजवान का फोन आ रहा है कि भाई आप मेरे पेशेंट का हाल बताइए। डॉक्टर क्या कर रहा है, चुपचाप आपको रेमडेसिविर लिख देगा। अब क्या है, जब तक रेमडेसिविर आप खोज रहे हैं तब तक आप पेशेंट की तरफ से आपका कंसंट्रेशन टूटा हुआ, आप डॉक्टर को इरिटेट नहीं कर रहे हैं। गलती से आप रेमडेसिविर लेके चले गए तो आपको फिर प्लाज्मा लिख देगा। प्लाज्मा आपको मालूम है कि 15 मार्च के बाद अगर डोनर है ही नहीं, 5 मई 6 मई के बाद डोनर जनरेट होंगे तो कहां से आपको प्लाज्मा और रेमडेसिविर। ऑक्सीजन के बारे में कुछ बताएं आप, ऑक्सीजन की कमी कितना फोन आता है? ऑक्सीजन के लिए दिन भर में कम से कम 50-100 कॉल आता है, जिसमें से हम लोग से 5-10 लोगों का रिफिलिंग वाला काम करवा पाते हैं। 2-3 जगह रिफिलिंग हो रही है और उस रिफिलिंग में हम लोग मदद कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ क्या है कि कालाबाजारी बहुत है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है तो इसका फ्लो मीटर नहीं मिलेगा। आप लोग के माध्यम से एक जरूरी सूचना है कि अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर की कहीं से बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे सेट के साथ परचेज करें, नहीं तो ये किसी काम का नहीं होगा। इसमें फ्लो मीटर जरूर होना चाहिए। फ्लो मीटर की कीमत आम दिनों में 1000 रुपए से 1200 रुपए होती है, लेकिन आज की तारीख में 12-12 हजार रुपए में लोग बेच रहे हैं। लोगों में मोरल खत्म हो गया, लोगों को जरा सा भी सामाजिकता नहीं है। लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि कल की तारीख में अगर उनको उनके साथ ऐसा सामना करना होगा तो क्या करना होगा। इसलिए आपके माध्यम से हम लोग एक ही चीज बोलेंगे समी भाई कि इस समय है, इस समय में हम लोग को सब एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। और जो लोग फ्लो मीटर के लिए परेशान हो रहे हैं, जो लोग प्लाज्मा के लिए परेशान हो रहे हैं, जो लोग हम लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको अपने आसपास के लोगों से मदद लेनी चाहिए। और जो आसपास के लोग हैं जो अपने घर में अपने लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए 4-4 सिलेंडर रखे हुए हैं, आपके माध्यम से उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपना भविष्य सुरक्षित रखते हुए 2 सिलेंडर रखें, 2 अपने आसपास के लोगों को मदद कर दें। मत दीजिए 1-2 किलोमीटर दूर के लोगों को, लेकिन अपने आसपास पड़ोसी को तो जरूर दे सकते हैं आप इस समय अगर देंगे। ईश्वर के कैमरे में समी भाई हर व्यक्ति कैद हो रहा है, हर व्यक्ति को ऊपर जाके जवाब देना होगा। आज अगर हमारे घर में 4 सिलेंडर है तो निश्चित रूप से ऊपर वाला देख रहा है कि हम ठीक है, पैसे आपके पास पैसे हैं, आपने 4 सिलेंडर भविष्य के लिए रखा है, लेकिन 2 सिलेंडर पे आप फक्र रख के 2 से मदद करें। हम लोगों के पास अभी फोन आ रहा है बेड के लिए। सही बात है। अब हम फैयाज साहब से बात करना चाहेंगे। मुकेश भाई, फैयाज साहब गया कि में है और इन्होंने ऑक्सीजन की सिलेंडर की शुरुआत की थी। फैयाज साहब आप अनम्यूट कर लें खुद को। वहां पे दिक्कत क्या हुई कि प्रशासन ने बंद कर दिया कि आप जो है कोई भी प्राइवेट जगह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। फैयाज साहब आप बताएं कि आपको किस तरह की कॉल्स आ रही थी और आप क्या दिक्कत आ रही है। आप अनम्यूट कर लीजिए फैयाज साहब, म्यूट हैं आप। जी आप बताएं फैयाज। हम लोगों को शुरू में एक्चुअली हम लोगों का काम जो चल रहा था अलीगंज यूथ कमेटी के नाम से हमारा है, लोग उसी हिसाब से ऑक्सीजन प्लांट से हम लोगों को शुरू में ऑक्सीजन इस हिसाब से सिलेंडर की कमी नहीं थी हम लोग पास, लेकिन जिस हिसाब से कॉल थी उसके हिसाब से नंबर ऑफ सिलेंडर कम था। हम लोगों के शुरू में 10 सिलेंडर था बड़ा जंबो, अभी तो लगभग 37 सिलेंडर है हमारे पास। शुरू में जब इसकी महामारी शुरू हुई, ज्यादा तेज हुई, तो हम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन हम लोग कर ले रहे थे। लेकिन जब से जो गया जिलाधिकारी के द्वारा ये रोक लगाई गई है कि जो भी प्राइवेट सिलेंडर वाले हैं उनको पहले ऑफिस से टोकन लेना होगा। टोकन में भाई टोकन की भी प्रक्रिया है। टोकन का जो काउंटर है वो 3 से 5 ही खुलेगा। 3 से पहले आपको सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसमें भी बहुत तरह की परेशानी है। कोविड का पॉजिटिव रिपोर्ट लाइए, आपके ऑक्सीजन की आपके पेशेंट को जरूरत कैसे है ये बताइए। और बहुत सारे लोचे हो रहे थे, लोचे हो रहे हैं आज भी। लेकिन उससे पहले जो भी समस्या थी, हम लोगों को ऑक्सीजन उस मात्रा में मिल जा रहा था और हम लोग ऑक्सीजन लोगों को पहुंचा दे रहे थे, लगा दे रहे थे, इससे उनको आसानी हो रही थी।
अभी जो उनको परेशानी बढ़ी है कि उनके घर में पेशेंट बीमार भी है और उनको टोकन के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है। उसके बाद गया से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे कंडी में कैपिटल ऑक्सीजन प्लांट है, उनको वहां से ऑक्सीजन मिल रहा है, वहां भी कतार लंबी है। इन लोगों का कहना है कि मगध मेडिकल कॉलेज में या जो भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पे, या उसके बाद जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनको जो कोविड के लिए हैं उनको पहले हम देंगे, बाद में किसी प्राइवेट वालों को देंगे। प्राइवेट वालों को देने के लिए हमको ऑक्सीजन के लिए टोकन जरूरी है। टोकन में भी इन लोगों ने नया चक्कर लगाया कि छोटा सिलेंडर बड़ा सिलेंडर। अरे भाई, जिसके घर में परेशानी आई है तो क्या सरकार की तरफ से पहले बता दिया गया था कि आपको छोटा सिलेंडर रखना है, तभी आपको फैसिलिटी दी जाएगी टोकन की? अरे भाई, जिस परेशानी आई उसने कहीं से भी सिलेंडर अरेंज कर लिया। एक तो सिलेंडर मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लोग कहीं से भी अरेंज कर रहे हैं, बस सिलेंडर मिल जाए हमको। अब उस सिलेंडर को लेके जा रहे हैं। हाँ, उस सिलेंडर को लेके जा रहे हैं। भाई, अब जरा हम अमित राज जी के पास चलना चाहते हैं। अमित भाई, आप बताएं, आप पटना में हैं, यहाँ पे किस तरह की कॉल्स आपके पास ज्यादातर आती हैं जिसको आपको लगता है कि हाँ मदद करनी चाहिए, या मदद की गुहार आपके पास आती है? जी, मेरे पास अभी राशन के लिए फोन आ रहा है। जी जी। अभी कदम कुआं से तो कभी पटना सिटी से तो कभी चितकोरा से राशन के लिए आ रहा है। तो हम लोग अभी पका हुआ खाना कोविड जिनके घर में है वो लोग को मैं अभी घर पे जाकर खाना पहुंचा रहा हूँ। राजा बाजार में है, बाजार समिति में, और अभी गुलवी घाट और बांस घाट, PMCH, एग्जीबिशन रोड में जितने मंद बुद्धि और के लोग हैं उन लोगों को भी पका खाना मुकेश हजारिया भैया के सौजन्य से हम लोग अभी वहां पर जहां खाना पहुंचा रहे हैं, पका हुआ खाना। बहुत से लोग अभी सुबह सुबह फोन आया, भैया खाना चाहिए। और अभी क्या हो गया कि लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में हम लोग खाना लेकर जो जाएंगे गाड़ी से तो पुलिस लोग रोकेंगे। इसके लिए अभी हम जिला अधिकारी के पास जा रहे हैं पास के लिए कि ताकि हमें पास मिल जाए। तो उम्मीद है कि पास हमें मिल जाएगा, यही हम कर रहे हैं। खाना शौकत अली साहब से अभी हम जानना चाहेंगे। शौकत साहब, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आप जमात इस्लामी हिंद से जुड़े हुए हैं, आपके पास किस तरह का फोन आता है ज्यादातर लोगों का? कैसी मदद चाहिए लोगों को? जी, जैसे ही ये जो बीमारी की शुरुआत हुई और पटना में तेजी से ये फैलने लगा तो हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही साहब, उनके साथ एक मीटिंग हुई और हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। और उसके बाद फिर डॉक्टरों की एक मीटिंग की और डॉक्टरों का एक ग्रुप बनाया। तो काफ़ी डॉक्टर उसमें जुड़े और उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए से हम लोगों ने सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक का एक पैनल बनाया। उसमें हर ग्रुप में 3-4 डॉक्टर हैं और उससे जो फोन आता है, लोग जो मर्ज है उसके बारे में लोग पूछते हैं, इलाज कैसे किया जाए, कौन सी दवा ली जाए, तो उनको डॉक्टर से वीडियो ये कॉन्फ्रेंस कॉल करा करके उनको सलाह दी जाती है। और वो बहुत अच्छा, रोजाना सैकड़ों कॉल उस तरह के आते हैं और लोगों को उसकी मदद पहुंचाई जाती है। उसके साथ साथ जो कॉल आता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के सिलसिले में आता है। तो दूसरे जगहों पर जैसे भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, इस जगहों पर भी सहूलत हमारे जरिए से, जमात इस्लामी के जरिए से लोगों को मिल रही है। पटना में हम लोग ने 3-4 सेंटर बनाने की कोशिश की थी कि वहाँ सेंटर बनाएंगे और लोगों को की ज़रूरत पूरी की जाएगी, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से हम लोग उसको नहीं पूरा कर सके। लेकिन जिनका कॉल आता है कि हमको सिलेंडर चाहिए, रिफिलिंग कराना है, तो रिफिलिंग सेंटर पर का पता दे देते हैं, वहां से उनको मिल जाता है, आसानी होती है। फैयाज साहब, तो आप ये शौकत साहब आपको रोकेंगे बीच में। फैयाज साहब, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि ऑक्सीजन के अलावा और गया में क्या दिक्कत है लोगों को? जो आपके पास फोन आता होगा, ऑक्सीजन के अलावा भी कई बार फोन आता होगा। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन पाइप, मास्क की बहुत शॉर्टेज है और उसकी कालाबाजारी भी हो रही है। फ्लो मीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनके पास फ्लो मीटर नहीं है, इसकी दिक्कत है। अभी सबसे ज्यादा जो आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ, ये अभी सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? हाँ, सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे यही है
कि लोगों के पास ऑक्सीजन है, लोगों को इतना धक्का खाना पड़ रहा है ना कि हम लोगों के पास सिलेंडर में ऑक्सीजन बिल्कुल आसानी से हम लोग रिफिलिंग भी कर दे रहे थे, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में हम लोग रिफिलिंग भी कर दे रहे थे। लेकिन जो लोगों को आसानी हम लोगों के यहाँ हो गई, उसके बाद जो उनको अभी परेशानी हो रही है, परेशानी वो फ्लोमीटर की है और दूसरे मास्क पाइप जो होता है, ऑक्सीजन पाइप जो लगाया जाता है, उसकी भी काफी शॉर्टेज है, उसकी भी है। एक एक मास्क पाइप जो है ऑक्सीजन का, यहाँ पे 500 600 रुपए में लोग, हजार रुपए में लोग खरीद रहे हैं। अब वो तो मिल नहीं रहा है, शॉर्ट में पाइप जो नाक में डाल दिया जाता है वही 300 400 रुपए में मिल रहा है, वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट को मास्क की भी जरूरत पड़ती है, जिनके पास है वो भी लोग दूसरे रास्ते से बेच रहे हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं अपना एजेंट छोड़ चुका है बाजार में, उसके माध्यम से। लेकिन जो मजबूर है बेचारा खरीद रहा है। लेकिन जो हालात अभी जो हैं, आज जो शुरू में उनको ऑक्सीजन इतनी आसानी से हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया घर पे पहुंचा के, और अभी जो उनको इतनी सारी जगहों का धक्का खाना पड़ रहा है, इसके लिए उनको नाराजगी कि नहीं, आप लोगों के यहाँ से सिलेंडर हम लोगों को ऑक्सीजन आसानी से मिल जा रहा था, अभी इतनी परेशानी है। दूसरी चीज, एक दिन हम लोगों के यहाँ गया में पुलिस के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट जो है हम लोगों के यहाँ, वो कंप्लीट उसको जिला प्रशासन के अंडर में ले लिया गया है। वहां पे एक दिन लाठीचार्ज भी की गई, आज से 2 दिन पहले। उसमें किसी को तो चोट वोट वैसी नहीं आई है, लेकिन लोग अपना सिलेंडर वगैरह छोड़ करके उसी हालत में भाग गए। बहुत सारे लोग भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि हॉस्पिटल बेड्स का क्या हाल है। आप जरा अनम्यूट कर लें। ऑक्सीजन की बात तो हो गई, लेकिन जिस तरह से लोग बीमार हैं और जिस तरह लोगों को भर्ती होने की जरूरत है, क्या पटना में आपके पास इतने कॉल्स आते हैं, इतने सबको बेड मिल पा रहा है? क्या हो रहा है, क्या स्थिति है? हाँ सनी भाई, बेड की जो स्थिति है, बेड की स्थिति बद से बदतर है और पूरे बिहार का लोड पटना पे है। अब आप समझ सकते हैं कि जितने लोगों का कॉल आता है, हम लोग अभी असहाय की मुद्रा में, आपको पहले कहा कि असहाय की मुद्रा में हम लोग कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मदद कर पा रहे हैं जो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, और जो मेजर ऑपरेशन है, जो एक्सीडेंटल केस है, उसके लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट अगर आपके पास किसी के पास आती है तो आप भेज सकते हैं। उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिनको हर 15 दिन में ब्लड की जरूरत होती है, वो अगर पटना आते हैं तो उनको बैरंग वापस नहीं आना, उनको ब्लड की व्यवस्था हो रही है। दूसरा, हम लोग अंतिम संस्कार में लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है, और उनको उनका बॉडी एम्बुलेंस से उठवा के, और जहां अगर कब्रिस्तान भेजना है, लोहानीपुर भेजना है, जहां भेजना है हम लोग उसको वो काम करना है। बांसघाट, गुलबी घाट भेजना है, वहां भेज रहे हैं। एक एम्बुलेंस वाले को हम लोगों ने हायर किया हुआ है, वो एम्बुलेंस वाला रीजनेबल रेट पे, अगर पैसा नहीं भी है तो भी हम लोग उनका डिस्पोजल उनके धर्म के हिसाब से हम लोग करवा रहे हैं। तो हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है, और जो बेड और जो हॉस्पिटल आज समय है, हम लोगों को एक होके इस कोरोना की लड़ाई में विजय पाना है। आज ध्यान रखें कि अगर हम आज किसी के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे तो वो मुस्कान आपके पास 10 गुना ज्यादा दूसरे रूप में आपके पास, आपके परिवार के पास आएगा। शौकत साहब, आपके पास क्या इस तरह की मदद के लिए फोन आता है कि भाई कब्रिस्तान ले जाना है, लाश है, किसी का इंतकाल हो गया है? क्योंकि कोविड में प्रोटोकॉल का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर किसी की मौत कोविड से हुई है तो उसे कैसे ले जाया जाए और किस तरह दफनाया जाए। नहीं, इस तरह दफनाने के सिलसिले में किसी ऐसा कॉल अभी तक तो नहीं आया है मेरे पास। जी जी, ठीक है। हमारे पास ऐसी खबरें आई कि एक जगह जैसे एक कब्रिस्तान में मना कर दिया लोगों ने कि भाई आज हमने दिन में 12 कब्र खोदे, अब नहीं खोद सकते हैं, तो ये दिक्कत आ रही है। फैयाज भाई, आपके गया में क्या हाल है? गया में तो ऐसी इस तरह की बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ गया में जो कब्रिस्तान है, उनके लोगों ने एक सिर्फ कानून बनाया है जी। गया में जो भी कब्रिस्तान है, कि जो लोग प्रॉपर गया के रहने वाले हैं वही कोशिश करें कि गया में जगह, जाहिर सी बात है शहर का कब्रिस्तान है तो छोटा है, बहुत बड़ा तो नहीं है, एरिया काफी लंबा है। जैसे गया का जो करीमगंज कब्रिस्तान है, वहाँ के जो कमेटी के लोगों ने एक रूल बनाया है कि अगर मान लिया जहानाबाद के लोग हैं, शेर घाटी के लोग हैं, औरंगाबाद के लोग हैं, वो लोग मान लिया गया में वो रह रहे थे या गया में उनका इंतकाल हो जाता है, तो वो लोग कोशिश करें कि वो औरंगाबाद लेके चले जाएं या जहानाबाद लेके चले जाएं, वो वहां पे अपना दफन कर लें। और जो लोग गया के प्रॉपर रहने वाले हैं उनके लिए हम लोग तैयार हैं, उनके लिए सारी। अमित भाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये पूरे बिहार से लोग आते हैं पटना में, सिर्फ पटना के मरीज नहीं होते हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग ज्यादा आ रहे हैं जिनको आपको भोजन की व्यवस्था, जहाँ जिस इलाके से ज्यादा जरूरत पड़ रही है? बिहटा के हो गए, आरा के हो गए, गया का हो गए,
भागलपुर से भी लोग आ रहे हैं। पीएमसीएच में कल मैं एक खाना दिया था जो गया के थे और भागलपुर के थे। अच्छा, तो आपके पास अभी फोन अभी कॉल आता है फोन इसके आया लिए? है कि भैया कब आइएगा खाना लेकर। तो आप दिन भर जी में फोन भी कितने, आता, हम उन लोग को फोन भी नंबर दे चुके हैं कि जी जब जी, भी दिन भर में कितने लोगों को ऐसे जरूरत पड़ती होगी जो जो जिसको आप पूरा कर पाते हैं? हाँ, आप कितने लोगों को खाना पहुंचा देखिए पाते अभी हैं? कॉल आ ही रहा था। जी जी जी। अभी हम लोग 200 आदमी को खाना बांट बांट रहे हैं और 80 या 50 या 60 आदमी का खाना घर पे पहुंचा रहे हैं। कोविड पेशेंट जिनके घर पे कोविड है, पूरे परिवार लोग हैं, उनके घर पे खाना पहुंचा रहे हैं। उनका फोन आता है, हम लोग थाली लेकर जाकर घर पे खाना पहुंचाते हैं। सही बात है। अब हम और इनसे, मुकेश भाई से ये जानना चाहते हैं। मुकेश भाई, आप खुद को अनम्यूट कर लें कि आपको क्या लगता है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको किस तरह की मदद करनी चाहिए सरकार की तरफ से? जैसे एक बताया देखिए उन्होंने कि समी अभी भाई, पास चाहिए। समी भाई, जी सरकार को पता नहीं था, सरकार को अंदेशा नहीं था कि घटना इतनी बड़ी हो जाएगी। जी हर जी लोग अंदाज ले रहे थे, पूरा वर्ल्ड पहले से सजग। लेकिन हमारी सरकारें सोई हुई थी। हमारी सरकारों को पहले से प्लान कर लेना चाहिए था। आज आप जिस तरह से इटली में बॉडियां गिरी, क्या उनके यहाँ दूसरा झोंका नहीं आया? निश्चित रूप से आया, लेकिन वो संभल गए। हमारे यहाँ भी सबको अंदेशा था कि ये दूसरा झोंका आएगा और अब तीसरा भी आएगा। तो हम लोग को पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा। और जैसे लॉकडाउन की बात है, हम लोग कई दिनों से देख रहे थे कि लॉकडाउन लगना चाहिए। तो सरकार के पास समय था कि अगर अगर हम लोग आने वाले टाइम में लॉकडाउन लगाएं, तो जो सेवा कर रहे हैं उनको चिन्हित करके पहले से ही उनको प्लान कर देना चाहिए था। कल ही उनको एक ऑनलाइन डाल देना चाहिए कि भाई जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको पास तुरंत ऑनलाइन निर्गत हो जाए, या उनके पास कोई व्हाट्सएप का सिस्टम चालू कर दें कि जो लोग अब तो सबको पता है कि कोविड काल में बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे सेवा करने वाले। जितने लोग हैं उनको चिन्हित करके सरकार आराम से उनको पास दे सकती है। और वैसे उस पास को अगर कोई गलत है, संस्था के लोग अगर गलत यूज कर रहे हैं, उसी समय प्रशासन के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सरकार को तुरंत अभी तत्काल प्रभाव से जो लोग भी सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जनमानस की सेवा कर रहे हैं, उनको हर तरह की सुविधा मतलब दिलानी चाहिए, पास के रूप में चाहिए। बाकी हम लोगों को और भी जितने लोग संस्था काम कर रहे हैं, जैसे हमारे भैया ने गया से कहा, और भी भाई साहब ने कहा कि जिला प्रशासन ने ये दिक्कत की, सरकार को इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान देना होगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको आप मत सम्मान दीजिए, उनको उनके सहायता के रास्ते, उनके सहायता करने के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। ये आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे। शौकत साहब, आपका क्या पैगाम होगा सरकार को या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं कि वो किस तरह से मदद करें, जो लोग मदद कर रहे हैं उनकी मदद? ये मुकेश असरिया साहब ने सही कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं पटना में या बिहार में, उनको चिन्हित करके उन्हें पास दिया जाए और जो काम कर रहे हैं उनको कोई रुकावट नहीं हो, इसके लिए काम होना चाहिए और वो किया जाए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रशासन से पास मिले ताकि जो काम हम लोग कर रहे हैं पहले से ऑक्सीजन फराहमी का, वो काम जारी रहे। और जो रिलीफ वगैरह का काम करने की जरूरत पड़ेगी आगे, वो काम भी हम लोग कर सकें। तो इसके लिए पास जारी करवाने की कोशिश करेंगे। प्रशासन इसमें जो है, हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रशासन आसानी से पास हम लोगों को मिल जाए। भैया साहब, आपका क्या पैगाम होगा, आपकी क्या गुजारिश होगी प्रशासन से, सरकार से कि हाँ, जो लोग मदद के लिए लगे हुए हैं, बेलौस मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उनको किस तरह की मदद चाहिए? सबसे पहले तो अभी लॉकडाउन बिहार हो चुका है, जाहिर सी बात है, जो इसमें तो ये चीज क्लियर चेहरे से नहीं होता है कि हम कौन मदद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा उनको एक परमिशन होना चाहिए, उनको पास इशू होना चाहिए। सरकार को, यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उनको पता होता है सब कुछ कि हाँ कौन क्या कर रहा है, सब पता होता है, कौन सही लाइन पे है, कौन क्या कर रहा है। उनको उसके हिसाब से पास इशू करना चाहिए ताकि उनको काम करने में आसानी हो। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। जी जी। अभी गया में सबसे ज्यादा कई जगहों पे रेट पड़ा भी है। जो भी लोग मदद कर रहे हैं उनके पास नंबर ऑफ सिलेंडर अगर पकड़ा जा रहा है, उस सिलेंडर को उठाने की धमकी दी गई है। उठा नहीं है सिलेंडर अभी कहीं से। जाहिर सी बात है, अगर हम मदद कर रहे हैं तो मेरा जो सेंटर है, मेरी जो ऑफिस है, वहां तो सिलेंडर होगा ना भाई। 5 सिलेंडर, 7 सिलेंडर, 10 सिलेंडर तो एक बार में रखा हुआ होगा वहां, ताकि रिफिलिंग होके आ रहा है या वहीं से लोगों को
रिफिलिंग कुछ लोगों को की जा रही है, कुछ लोगों को सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। मैं ये भी कहूंगा कि अगर भाई बाज़ाब्ता आप कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी प्राइवेट संस्थाएं इस हालत में, कोरोना जैसी महामारी में या जो भी जिस हालत में भी अगर पब्लिकली भी मदद की जा रही है, उनको परेशान ना किया जाए। ये बाज़ाब्ता कोर्ट का ऑर्डर है, उनको परेशान ना किया जाए, बल्कि सही। फैयाज भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ही कीमती वक्त निकाला। आप सब अभी फील्ड में अपना काम भी करेंगे और फोन भी अटेंड करेंगे। मुकेश हजारिया जी को आप देख रहे होंगे, लगातार उनके पास अब भी फोन आ रहा है। ऐसे वक्त में भी आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये है कि आप लोगों की बात प्रशासन तक पहुंचेगी और जो दिक्कतें आ रही हैं मदद करने वालों को, वो दिक्कतें दूर होंगी और पास वगैरह के लिए भी आसानी उपलब्ध कराई जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई पास जो होगा, अगर पास जो है अगर इसको दिया जाए, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर हो उनको पास दिया जाए। सभी लोग तो सेवा दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं गलत हो रहा है ना। जब से भैया बोले अभी कि जबरदस्ती सिलेंडर लिया जा रहा है, जो लाइसेंसी ट्रस्ट है उनको तो कम से कम पास मुहैया कराया जाए ताकि वो सेवा दे सके अच्छा से, या फिर सरकार खुद चिन्हित करे कि हाँ ये लोग सही काम कर रहे हैं तो उनको किया जाए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। समी भाई, मेरे कहने का मतलब समी भाई, जो आपने एक मंच आज दिया है, जी, इस मंच को आगे कंटिन्यू करें। हम लोग जो 5-7 लोग हैं, हम लोग 5-7 लोग 10 लोगों की भी सेवा कर पाएंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से आपस में मिलकर जरूर बहुत बेहतर बात की आपने। सही, अच्छा मशवरा है, ध्यान रखा जाएगा। जी। और जरूरत पड़ी तो हम लोग फिर जुटेंगे इसी मंच पर। बिहार लोक संवाद के तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबिहा डिजाइनर ने।